हेलो दोस्तों, आप सभी का फरवरी मंथ की करंट अफेयर वीडियो में स्वागत है। ये सीरीज़ का तीसरा और आखिरी वीडियो होगा। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है डिजिटल स्वास्थ्य पर एक वैश्विक पहल। ठीक है, तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, ये क्यों चर्चा में थी? ये 2023 तक जब भारत के पास G20 की अध्यक्षता थी, तो उस दौरान WHO के द्वारा ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य 2020 से 25 के बीच वैश्विक रणनीति के कार्यान्वयन को समर्थन करना, साथ ही साथ WHO प्रबंधित नेटवर्क और प्लेटफॉर्म के रूप में एक प्रकार से कार्य करेगा। ये बेसिकली जो डिजिटल हेल्थ है उस विषय के तहत कार्य करेगा, जो उसको निवेश बढ़ाना, साथ ही साथ और किस चीज़ में योगदान देना, जो भी डिजिटल हेल्थ से रिलेटेड हमारे जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उनका सही से उपयोग करना। ऐसे समन्वित लक्ष्यों के साथ WHO ने इसको शुरुआत की थी। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक रणनीति 2020 से 25 दुनिया भर में स्वास्थ्य के साथ स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को बढ़ावा देने के हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए एक व्यापक रणनीति है। तो इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल जो तकनीक बनाई जा रही है उसका भी एक प्रकार से उपयोग करना है। साथ ही साथ ये एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे जिसके तहत आप क्या करेंगे कि आपसी जवाबदेही को तो मजबूत होगी इसके लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, जो डिजिटल हेल्थ से रिलेटेड है। साथ ही साथ जो वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य में फिलहाल में और पूर्व के जो भी लाभ समय हुए हैं उन सभी को समेकित करना। मतलब जो भी इस पे वैश्विक स्तर पर भी यदि डिजिटल हेल्थ से संबंधित कुछ रिफॉर्म हुए हैं अलग अलग जगह पर जो हो रहे हैं, तो उन सबको क्या करेंगे, एक स्थान पर लाकर ये समेकित करने का काम करेंगे। अब यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है? यह डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए एक प्राथमिक रूप से संचालित निवेश योजना लेकर आएगी। दूसरा है संसाधनों की सही से रिपोर्टिंग करना और उसमें पारदर्शिताओं में सुधार करना। इसके साथ ही यह प्रगति में तेजी के लिए क्षेत्रों के साथ साथ देशों में ज्ञान के आदान प्रदान और सहयोग को भी सुविधाजनक बनाती है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हर चीज़ में वैश्विक स्तर पर सहयोग देखने को मिलेगा। जैसे आपको जलवायु परिवर्तन है, उसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सहयोग हो, इसीलिए WHO के द्वारा यह परियोजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इस रणनीति का कार्यान्वयन जो होगा वो कुछ चरणों में होगा और उन चरणों के लिए इसको तकनीकी और वित्तीय सहायता में वृद्धि हो, इसलिए कार्यक्रम लेके आए। सबसे पहले इसमें 4 घटक शामिल थे। तो 4 घटक में कौन कौन से शामिल हैं? पहला है कंट्री नीड्स ट्रैकर। कंट्री नीड्स ट्रैकर के तहत क्या किया जाएगा, जो अलग अलग देश होते हैं उनकी आवश्यकताओं की पहचान करना और उन्हें ट्रैक करने के लिए एक स्थापित तंत्र कि उनकी क्या आवश्यकता है, तो उस दिशा में ये निवेश करेंगे, उस दिशा के लिए काम करेंगे, है ना। तो कंट्री नीड्स ट्रैकर इसमें यंत्र होगा। एक होगा कंट्री रिसोर्स पोर्टल, मतलब जो अलग अलग देश है वहाँ पे संसाधन क्या उपलब्ध है तो उनका मानचित्रण करना। फिर तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स। ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स के तहत क्या किया जाएगा कि स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित डिजिटल टूल का भंडारण करना। मतलब आपके हेल्थ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मतलब जैसे आप चाहे ट्रांसफिट वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस देश में किस प्रकार के ट्रांसफिट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाएगा। कहीं पे यदि देखा जाए तो ज़्यादा लोगों में यदि हार्ट अटैक की संभावना हो रही है तो उन कारणों को पहचानना, उसका मानचित्रण करना, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे है। फिर चौथा है नॉलेज एंड एक्सचेंज। तो लाभ लेने वाले देशों के बीच साझा ज्ञान आदान प्रदान की सुविधा देना। अब यदि हम देखें कि डिजिटल हेल्थ केयर होता क्या है, तो डिजिटल हेल्थ केयर चिकित्सा देखभाल वितरण की एक ऐसी प्रणाली है जो गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल सेवाओं को सुलभ, सस्ती और सतत बनाने में डिजिटल तकनीक की एक श्रृंखला है। मतलब डिजिटल हेल्थ केयर एक प्रकार की डिजिटल तकनीक की श्रृंखला है जिसके तहत हेल्थ सेक्टर जो है उसको सुलभ, मतलब सभी तक उपलब्ध हो सके, सस्ता, साथ ही साथ सतत, मतलब कंटिन्यूअस, या आप बोल सकते हैं कि समावेशी बनाने की एक प्रक्रिया है। डिजिटल स्वास्थ्य के व्यापक दायरे में मोबाइल स्वास्थ्य, ठीक है, एम हेल्थ, IT, स्वास्थ्य सूचना और पहले योग्य उपकरण डिवाइस वगैरह शामिल होते हैं। टेली हेल्थ शामिल हो जाएगा, टेली मेडिसिन शामिल हो जाएगा और व्यक्तिगत चिकित्सा जैसी श्रेणियाँ भी इसमें शामिल हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा इसी संबंध में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सेवा, और आपको जो कोविन ऐप आपने देखा होगा या जो कोरोना के समय आपने इस्तेमाल भी किया होगा, ठीक है, और इसी प्रकार प्रधानमंत्री आरोग्य जन आरोग्य योजना भी इसको प्रारंभ की गई थी। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए कुछ। तो डिजिटल हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ते जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ पहल किसकी है, तो ये WHO की पहल है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है श्री कल्की धाम मंदिर समारोह को लेकर। तो श्री कल्की धाम मंदिर स्थापना हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के संबलपुर जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई। तो आपसे ये पूछ सकते हैं
कि हाल ही में कहाँ पर या उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल्कि मंदिर धाम की स्थापना की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो कहाँ पर की गई है? ये की गई है उत्तर प्रदेश के संभल जिले में की गई है। ठीक है। जो कल्कि है वो क्या है? कल्कि अवतार को समर्पित है जो अभी तक संसार में अवतरण नहीं हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार होगा और यह विश्व का सबसे विशिष्ट मंदिर माना जाता है क्योंकि ये ऐसा पहला मंदिर है जहाँ अवतार से पूर्व भगवान का मंदिर स्थापित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। तो वो संभल में की गई है। संभल जिला उत्तर प्रदेश में की गई है। अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कौशल भारत केंद्र के माध्यम से युवाओं को सशक्तिकरण। तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री के द्वारा उड़ीसा के संबलपुर में, कहाँ पे? उड़ीसा के संबलपुर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र की स्थापना की गई है जो भारत के युवाओं के कौशल में वृद्धि के साथ साथ महत्वपूर्ण कदम होगा। तो क्या होता है कि एग्ज़ाम में ना बहुत बार ये पूछा जाता है, यदि कोई पहली चीज़ हुई हो तो वो इम्पोर्टेंट होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि देश के पहले कौशल भारत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? उड़ीसा के संबलपुर में की गई है। ये क्या करेगा? ये जो केंद्र होगा वो युवाओं में नए युग की नौकरी की भूमिका को ध्यान आकर्षित करने, साथ ही साथ कौशल परीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं के कौशल में वृद्धि करने का काम करेगा। साथ ही साथ ये मीडिया, मनोरंजन, चमड़ा, पर्यटन, आतिथ्य और आईटी सेक्टर जैसे अधिक मांग वाले व्यवसायों के लिए पाठ्यक्रम के माध्यम से रोजगार योग्य कौशल को विकसित करने का काम करेगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है पारुवेद उत्सवम। पारुवेद उत्सवम, ठीक है। तो हाल ही में जो इंटेक है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है। ये एक संस्था है जो सोसाइटी पंजीकरण एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। तो ये संस्था और यूनेस्को के द्वारा वार्षिक उत्सव पारुवेद को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि यूनेस्को की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से संबंधित एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट में भारत की कुछ चीज़ें हैं, उनको भी देखेंगे आगे। लेकिन पारुवेद उत्सवम को उसमें शामिल किए जाने की मांग है, अभी तक शामिल हुआ नहीं है, अभी इसकी मांग की जा रही है। जो पारुवेद उत्सवम है उसका संबंध कहाँ से है? तो ये आंध्र प्रदेश के अहोबिलम में श्री नरसिम्हा स्वामी मंदिर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है जिसमें प्रतिम शिकार प्रशिक्षण अभ्यास भी शामिल किया जाता है। अब ये क्या होता है, इसमें एक प्रकार का सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है त्यौहार जो है वो। इस त्यौहार के दौरान गर्भगृह से देवता को 40 दिन के लिए अहोबिलम के आसपास 32 चेचू आदिवासी बस्तियों में ले जाया जाता है। ठीक है। तो इसका संबंध किनसे है? आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है कि चेचू आदिवासी बस्तियों से इनका संबंध थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। अब जब ये चेचू आदिवासी बस्तियों में इनकी आध्यात्मिक यात्रा जाती है तो उसमें क्या होता है, इसकी शुरुआत कब होती है कि कोई आदिवासी जो है वो इनकी जो यात्रा है और पालकी पर 2 से 3 तीर चला देते हैं जिसके माध्यम से इसको प्रतीक के रूप में माना जाता है। फिर संक्रांति उत्सव उस दिन मनाया जाता है जिस दिन देवता उनके गांव में पहुंचते हैं। और पारुवेद आमतौर पर विजयादशमी या संक्रांति के दौरान कई मंदिरों पर मनाया जाता है, लेकिन केवल अहोबिलम है जहाँ पर इसको 40 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। अब जो चेचू हैं वो जब यहाँ पर ये पालकी पहुँचती है तो वो क्या करते हैं कि पीले वस्त्र और तुलसी की माला पहनकर नरसिम्हा की दीक्षा लेते हैं और इस अवधि के दौरान ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं। मतलब ये लोग इनसे दीक्षा लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। पंचरात्र आगम पारुवेद को मृग्योत्सव के रूप में भी संदर्भित करता है। साथ ही मंदिर में इसके महत्व पर बल देते हुए इसके आचरण के लिए इनके दिशा निर्देश भी जारी करता है। अब इस संबंध में जो लोक कथा फेमस है वो क्या है कि भगवान विष्णु ने अपने नरसिम्हा अवतार में महालक्ष्मी से विवाह किया था जो अहोबिलम में चेचू लक्ष्मी के नाम से एक आदिवासी लड़की के रूप में अवतरित हुई थी, जहाँ चेचू जनजाति ने नरसिम्हा को अपने बहनोई के रूप में सम्मानित किया हुआ है। चेचू जनजाति के बारे में यदि देखा जाए तो वो कहाँ पर है? चेचू जनजाति जो है वो संख्यात्मक रूप से ओडिशा की सबसे छोटी अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, एसटी ट्राइब के अंतर्गत आते हैं। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर रहते हैं। तो ये नल्लामलाई पहाड़ियों की श्रृंखला पर निवास करते हैं और एक प्रकार की आदिवासी अर्ध घुमंतु जनजाति है। साथ ही साथ ये तेलंगाना में भी इनको पीवीटी के रूप में दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पर आपसे 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। एक ये बन सकता है कि 3-4 जोड़ी मिलाने में एक ऑप्शन पारुवेद उत्सवम दे और उसके सामने कोई सा और राज्य, या फिर आपको ये भी दे सकता है कौन सा राज्य जो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, एक तो पूछ सकता है। एक आपसे सीधे पूछ सकता है कि पारुवेद उत्सवम का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना क्या है
कि आपसे वो चेचू जनजाति के बारे में पूछ सकता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि चेचू जनजाति का संबंध कहाँ से है। तो वो कहाँ से, वो भी आंध्र प्रदेश और आपके तेलंगाना से देखने को मिलता है। अब यदि हम अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की बातचीत करें तो वो क्या होती है। तो यूनेस्को के तहत वे प्रथाएं, अभिव्यक्तियाँ, ज्ञान और कौशल हैं जिन्हें समुदाय, समूह तथा कभी कभी व्यक्ति अपने सांस्कृतिक धरोहर के हिस्से के रूप में पहचानता है। ठीक है, ये जो जीवित सांस्कृतिक धरोहर होती हैं जिनमें क्या क्या हो सकता है, जिसमें मौखिक परंपराएं हो सकती है, यहाँ पे कला प्रदर्शन हो सकते हैं, सामाजिक प्रथाएं हो सकती है, अनुष्ठान उत्सव शामिल हो सकते हैं, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान हो सकता है, या फिर पारंपरिक शिल्प कौशल हो सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अमूर्त विरासत जो घोषित की जाती है वो किन किन फील्ड में घोषित की जा सकती है। तो वो मौखिक परंपरा, कला प्रदर्शन, सामाजिक प्रथा, अनुष्ठान उत्सव के रूप में प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच, ज्ञान और अभ्यास के रूप में, या फिर पारंपरिक शिल्प कौशल के रूप में भी प्रारंभ की जा सकती है। अब यूनेस्को के द्वारा कौन कौन सी सांस्कृतिक धरोहर है जिनको मान्यता दी जा चुकी है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि हाल ही में सबसे नवीन रूप से किस परंपरा को उन्होंने मान्यता दी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे नवीन जो की थी वो किसको की थी, वो गुजरात का गरबा था, उसको हाल ही में इन्होंने शामिल किया। इससे पहले उन्होंने कोलकाता में दुर्गा पूजा को 2021 में, 2017 में कुंभ मेला, 2016 में नवरोज योग को शामिल किया, 2014 में इनके द्वारा चंडियाला गुरु पंजाब भारत के ठठेरों के द्वारा निर्मित बर्तन के पीतल के जो तांबे के होते थे उनकी शिल्पकला को इन्होंने शामिल किया। 2013 में मणिपुर के संकीर्तन को शामिल किया गया है। ठीक है, फिर आपके लद्दाख का जो बौद्ध मंत्रोच्चार्य होता है, जो ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का मठ है, 2012 में उसको शामिल किया था। 2010 में राजस्थान का कालबेलिया लोकगीत को शामिल किया गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम में। फिर 2009 में रम्माण भारत के गढ़वाल हिमालय का एक धार्मिक त्यौहार है, उसको शामिल किया गया। ठीक है, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि रम्माण किस जगह पर प्रचलित है। तो रम्माण कहाँ पर प्रचलित है, रम्माण प्रचलित है भारत के गढ़वाल हिमालय में। और गढ़वाल हिमालय कहाँ पर है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पर आपको गढ़वाल हिमालय देखने को मिलता है। फिर आप एक यहाँ पे कुट्टियाट्टम है, कुट्टियाट्टम एक लोकमंच है कहाँ का, ये केरल का है, तो इसको शामिल किया इसमें। फिर 2008 में इनके द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा और रामलीला रामायण का पारंपरिक दर्शन को भी इन्होंने शामिल किया था। अब यहीं पे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इनटेक को भी देख लेते हैं। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, ये भारत में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जानकारी के प्रसार और संरक्षण के उद्देश्य से 1984 में इसको स्थापित किया गया था। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक प्रकार की गैर लाभकारी धर्मार्थी संगठन है। ठीक है, इंटेक ने न केवल अमूर्त धरोहर बल्कि प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण में भी अमूर्त भूमिका निभाई है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने इंटेक को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के रूप में विशेष सलाहकार का दर्जा भी दिया था। जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो किसे शामिल किया गया है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, कालका शिमला रेलवे, भीतरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र, या विशाखापट्टनम में अराकू घाटी रेलवे लाइन। तो किसको किया गया है, कालका शिमला जो रेलवे है इसको किया गया था 2008-9 में किया गया था। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ अमूर्त विरासत की सूची नहीं है बल्कि एक विश्व धरोहर सूची भी इसमें शामिल है। तो आपसे हो सके तो एक बार क्या कीजिए, आप गूगल पे सर्च करके यहाँ पे विश्व धरोहर सूची के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि इसमें कौन कौन से चीज़ें शामिल हैं। जैसे एक और क्वेश्चन 2008 में क्या पूछा था कि किसकी पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में सम्मिलित किया गया है। तो ये उस समय का करंट अफेयर था जिसमें ऋग्वेद को शामिल किया गया था। तो इस प्रकार के न्यूज़, अब जैसे करंट में हमने क्या पढ़ा, अभी पढ़ा, जैसे हमने देखा था पारुवेद उत्सवम, तो हो सकता है आपसे अगला क्वेश्चन वो पारुवेद उत्सवम के बारे में पूछ ले। ठीक है, तो आपको इस प्रकार की चीज़ों के लिए भी तैयार रहना है। जैसे एक और फेस्टिवल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इसका नाम है समक्का सरक्का मेदाराम जतारा। तो समक्का सरक्का मेदाराम जो जतारा है वो भारत के प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े जनजाति त्यौहार सरक्का समक्का जतारा या मेदाराम जतारा के रूप में इसको शुभारंभ किया है। ये किनके द्वारा मनाया जाता है, तो ये कोया जाति के द्वारा मनाया जाता है जो विश्व की सबसे बड़ी जनजाति धार्मिक मंडली है। ठीक है, और इसे द्विवार्षिक रूप से मनाया जाता है, यानी वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। और ये माघ मास में 4 दिवस का एक त्यौहार है। तो 4 दिन का एक त्यौहार होता है जिसको 10 मिलियन से अधिक लोग एकत्रित होते हैं। मेदाराम जो है वो तेलंगाना के एतूर नगरम वन्यजीव अभयारण्य का एक दूरस्थ स्थान है। तो आपको ध्यान रखना है 2 चीज़ें, एक एतूर नगरम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है,
तो ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और एक ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना के लित्तूर नगरम वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है, फिर आगे, क्योंकि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, इसीलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। और एक और चीज़ आपको अभी जो हमने बताई वो क्या है कि ये कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, मेधराम जतरा जनजातीय देवी देवताओं में सरक्का और सरलम्मा की वरीयता की याद दिलाते हैं, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कोई वैदिक या ब्राह्मण मंत्र उच्चार का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। अब इनकी लोक कथा है। लोक कथा क्या है कि बाघों के बीच एक नवजात शिशु के रूप में पाई गई समक्का बड़ी होकर आदिवासी मुखिया बन गई और उसने पगीदा राजू से विवाह किया, जिनकी दो पुत्रियां सरक्का और नागुलम्मा तथा जमप्पना नाम का एक पुत्र हुआ था। जतारा के दौरान लोग देवी देवताओं को अपने शारीरिक भार के बराबर मात्रा में गुड़ के रूप में बांगरम या स्वर्ण चढ़ाते हैं और जमन्ना बागु में पवित्र स्नान करते हैं। जो जमपन्ना बागु जो है वो एक नदी है कहाँ की? गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो हमने देखा था कि अपने भार के रूप में गुड़ चढ़ाते हैं, यहाँ पे आप स्नान करते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं और ये यहाँ पे ये मंदिर है। इसी क्रम में जो एक और न्यूज चर्चा में थी वो थी इस पर विंड लेपिंग को लेकर। मतलब हाल ही में तेलंगाना के वारंगल में अम्मा वारीपेट झील के तहत अफ्रीकी भूमध्य सागरीय बेडर पक्षी इस पर विंड लेपलिंग को हाल ही में देखा गया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसको हाल ही में पहली बार भारत में कहाँ पर देखा गया? तो कहाँ पर देखा गया? वारंगल में अम्बा बारीपीट की झील में देखा गया था। ये पक्षी जो होता है ये IUCN की रेड डाटा लिस्ट में कम चिंतनीय है। ठीक है, लिस्ट कंसर्न के रूप से ये शामिल है। साथ ही साथ ये मध्य उप सहारा अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में इसकी रेंज है। ये इस प्रकार से दिखता है। साथ ही साथ ये दैनिक और रात्रिचर होता है और मुख्य रूप से कीड़े कीट का लार्वा और छोटे अकशेरुकियों को ये खाता है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर, क्योंकि कई बार इसकी विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठता पर प्रश्न उठते रहते हैं। और अभी हाल ही में हमारे लोकसभा के जब ये चुनाव हुए थे इस वर्ष, साथ ही साथ कई राज्यों की विधानसभाओं के भी चुनाव देखने को मिले। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में डिटेल से जानकारी होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें वोटों का रिकॉर्ड किया जाता है। इसका पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहला प्रयोग 1982 में केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। और 2003 से जो सभी राज्यों के चुनाव और उपचुनाव होते हैं उनमें इसको अनिवार्य कर दिया गया। वहीं 2004 में आयोग ने लोकसभा चुनाव में केवल EVM के उपयोग करने की बात की। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? इसको दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा एंटिटीज़ के द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो गया बेंगलोर का, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको बनाया गया है। और इसमें एक नियंत्रण इकाई होती है और एक मतपत्र इकाई होती है। जो नियंत्रण इकाई या कंट्रोल यूनिट जो होती है इसमें मतदान अधिकारी के अधीन होती है, जबकि जो बैलेटिंग यूनिट या मतपत्र इकाई जो होती है वो मतदान केंद्र में होती है। मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार और प्रतीक के सामने बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबाना होता है, जिसके कारण वोट दर्ज हो जाता है। अब एक EVM की विशेषता देखिए कभी, तो एक EVM अधिकतम 2000 वोट रिकॉर्ड दर्ज कर सकती है। इसके लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, साथ ही वे अपने साधारण बैटरी से संचालित होती है। और इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड तथा इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा असेंबल किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें एक मास्क चिप होती है जिसे न तो पढ़ा जा सकता है, नहीं ओवरराइट किया जा सकता। आगे जाके जो EVM मशीन होती है इसकी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए वीवीपैट का भी प्रयोग किया जाने लगा। वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, तो आप इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि EVM से किस प्रकार जुड़ी होती है। एक सत्यापन प्रिंटर मशीन है जो मतदाताओं को सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट उचित तरीके से उसी व्यक्ति को दिया गया है या नहीं। इसके लिए क्या होता है कि जैसे ही वोट डालते हैं तो बटन पर क्लिक करने के बाद 7 सेकंड के लिए जो मतदाता के द्वारा चुनी गई जो पर्ची है, जो पार्टी है, उसका प्रतीक चिन्ह जो होता है इस पर सामने दिखता है। ठीक है, इसका पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? 2013 में नागालैंड के नॉक्सेन विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था इसका पहला प्रयोग। वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर वीवीपैट का प्रयोग किया जाने लगा। अब जैसे UPSC में 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था कि भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 3 सदस्यीय निकाय है। ठीक है,
फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तो इसके कारण निष्पक्षता कैसे रहेगी, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवादों को हल करता है। तो ये तो आप बार बार न्यूज़ में देखते रहते होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन 3। अगला टॉपिक है कि अफ्रीकी संघ के द्वारा गधे की खाल के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो सबसे पहले आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किस सम्मेलन में किया गया था। ये 37वां सम्मेलन था, अफ्रीकन यूनियन का सम्मेलन था, जो कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये इथियोपिया में आयोजित किया गया था। तो आपका पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया कि हाल ही में अफ्रीकन यूनियन के 37वां सम्मेलन जो इथियोपिया में आयोजित किया गया था, उसमें गधे की खाल के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कहाँ से आया, तो ये दार एस सलाम घोषणा पत्र से आया है, जिसको तंजानिया में अपनाया गया था। तो यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन बनता है कि दार एस सलाम घोषणा पत्र का संबंध किससे है। तो दार एस सलाम घोषणा पत्र पर तंजानिया में अफ्रीकन यूनियन की एक पेन बैठक हुई थी। इस सम्मेलन के दौरान गधे की खाल के व्यापार के हानिकारक प्रभाव को समझने के लिए ये लोग एकत्रित हुए थे। वहीं पे जो 37वां हाल ही में जो सम्मेलन हुआ है, उसमें क्या किया इनके द्वारा इथियोपिया में, इनने इस पर रोक लगा दी है। मतलब पहले इन्होंने प्रभाव को जाना, अब प्रभाव को जानने के बाद उन्होंने इसको समझा कि ये हानिकारक है इनका ज़्यादा खाल का व्यापार करना, तो उस पर रोक लगा दी। अब जो गधे की खाल है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग जो बेसिकली होता है वो एजियाओ यानी कि एक पारंपरिक चीनी औषधि नामक उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ सौंदर्य उत्पादों में, भोजन और पेय के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि हम भारतीय गधे की बातचीत करें तो ये एशियाई वन्य गधे की एक उपप्रजाति होती है, जिसमें विशिष्ट सफ़ेद निशान और पीठ में धारी वाले सफ़ेद निशान पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनका वितरण जो है वो कच्छ के रण और गुजरात तक ही सीमित है अभी फ़िलहाल में, ठीक है। और रेगिस्तान और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। इनके जो आयुसी है, इनकी रेड लिस्ट में ये नॉट थ्रेटेंड लिस्ट में शामिल है, साइट्स की परिशिष्ट 2 में शामिल है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत भाग अनुसूची 1 में शामिल है। अब इनकी कुछ ना ब्रीड है, कौन कौन सी है, जैसे एक है कच्छी, एक है हिलारी, एक है सिंधी और एक है स्पीति। जो कच्छी है वो तो गुजरात के कच्छ रीजन में पाई जाती है, ठीक है। ये ग्रे, वाइट और ब्लैक ब्राउन कलर में होती है। यदि हम बात करें हिलारी की, तो हिलारी जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो पाई जाती है सौराष्ट्र रीजन में, ठीक है, ये भी गुजरात में है, और ये वाइट कलर में पाई जाती है। सिंधी जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो बाड़मेर और जैसलमेर राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है, ये ब्राउन कलर के होते हैं। और एक होती है स्पीति। स्पीति जो है वो कोल्ड डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, वो जो डार्क ब्राउन या ब्राउन और ब्लैक कलर की होती है। तो ये आपके 4 प्रकार की यहाँ पर आपको ब्रीड देखने को मिल जाएगी। जैसे गधे को लेकर यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था कि रेतीला और खारा क्षेत्र एक भारतीय पशु प्रजाति का प्राकृतिक निवास स्थान है। तो रेतीला और खारा क्षेत्र कौन सा बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं कच्छ का रण, ठीक है। साथ ही साथ जानवर का उस क्षेत्र में कोई शिकार नहीं करता है, लेकिन इसके निवास स्थान के विनाश के कारण इसके अस्तित्व को लेकर खतरा उत्पन्न हुआ है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि भारतीय वन्य गधे की बातचीत चल रही है। एक और न्यूज़ जो चर्चा में थी कि सरकार के द्वारा गन्ना के मूल्य में वृद्धि की गई है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो होता है इसको बोलते हैं FRP, ठीक है। तो FRP जो होता है वो क्या होता है, इसकी घोषणा जो है वो कौन करता है, वो CSEP के द्वारा की जाती है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा इसकी सिफारिश करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको लागू कौन करता है, इसको लागू करता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा इसको घोषित किया जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इंटरपोल के नोटिस से संबंधित है। तो हम सबसे पहले इंटरपोल को समझते हैं कि इंटरपोल होता क्या है। इंटरपोल का यदि आधिकारिक नाम देखें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये इंटरपोल का फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। इसके सदस्य राज्य 195 सदस्य देश हैं और भारत 1956 से इसका सदस्य देश है। तो भारत कब से इसका सदस्य, 1956 से, इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन फ्रांस में एक अंतर सरकारी संगठन है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो गया, हेडक्वार्टर हो गया लियोन फ्रांस में, इसका हेडक्वार्टर हो गया। अगला इसके उद्देश्य की बातचीत की जाए तो इसका उद्देश्य विभिन्न पुलिस बलों से प्राप्त सूचना के संग्रह और प्रसार के माध्यम से दुनिया भर में पुलिसों की आपराधिक जांच सुविधाएं प्रदान करना, और इसके पास गिरफ्तारी जैसे कानूनी प्रवर्तन की शक्तियाँ नहीं है। तो आपसे क्या होगा कि इसका क्वेश्चन जब भी बनेगा तो या तो सीधा पूछ ले स्थापना, हेडक्वार्टर और वो चीज़ें, तो वो आप बता देंगे कि 1923 में स्थापना हुई, भारत 1956 में शामिल हुआ और लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है।
लेकिन जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनाएगा ना, तब वो आपसे एक स्टेटमेंट ये भी बोलेगा कि इसके पास गिरफ्तारी जैसे कानूनी प्रवर्तन शक्तियाँ प्राप्त होती है। अब क्या होता है कि कई बार हम ना मतलब चीज़ों को जब डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ कि इसके पास गिरफ्तारी जैसे करने की कोई कानूनी शक्तियाँ नहीं होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो इसमें अध्यक्ष जो होता है वो इसके 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। दूसरा होता है महासचिव, जो दिन प्रतिदिन की गतिविधियों की देखरेख करता है। यह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो अध्यक्ष 4 वर्ष के लिए और महासचिव जो होता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। फिर इसमें विशेष निदेशालय होता है, जो साइबर अपराध के लिए, आतंकवाद के लिए, मादक पदार्थों की तस्करी में, वित्तीय अपराधों के लिए, पर्यावरण अपराधों के लिए और विशिष्ट मुद्दों से संबंधित चीज़ों में ये देता है। ठीक है, महासभा जो है वो सर्वोच्च शासी निकाय है, जो वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करती है और भारत ने वर्ष 2022 तक इंटरपोल महासभा की मेजबानी भी की है। अब जो इंटरपोल है कुछ नोटिस जारी करता है। कौन कौन से? इंटरपोल के द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने में सहयोग या अलर्ट करने के लिए एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होता है। इंटरपोल नेशनल सेंटर ब्यूरो, नेशनल सेंटर ब्यूरो इंटरपोल के लिए नामित संपर्क बिंदु होते हैं। भारत का इंटरपोल जो है वो कौन सा है? सीबीआई जो है इंटरपोल के रूप में कार्य करता है। अब यहीं पे क्या बताया गया हमको? इंटरपोल के कुछ नोटिस बताए गए हैं जिनके बारे में क्वेश्चन था। तो आपसे क्या करेगा कि वो इंटरपोल के नोटिस का क्या रंग है और उसमें क्या चीज़ है, इसको सुमेलित करने के लिए देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाल रंग का नोटिस है वो किससे संबंधित है? वो वांछित अपराधी से संबंधित है कि ये वांटेड क्रिमिनल है, आप हमको इसको पकड़ना है। दूसरा है हरा, हरा रंग का जो है वो चेतावनी देता है। ठीक है, जो पीला रंग का होता है वो लापता व्यक्ति के बारे में बताता है, तो लापता व्यक्ति से संबंधित है येलो। नारंगी जो है वो बम की सूचना देता है। ठीक है, कि यहाँ पे बम वगैरह रखे गए हैं। फिर नीला जो है वो क्या करता है? नीला जो है आपको एडिशनल जानकारी, जबकि जो बैंगनी कलर का है वो अपराधी का तरीका जानकारी देता है। और काला रंग का जो है वो अज्ञात लाश की शिनाख्त करता है। ठीक है, तो जो डेड बॉडी प्राप्त होती है जो कि क्या होती है? अज्ञात होती है, तो उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? वो काले रंग से मिलती है। अगला जो टॉपिक है वो है सुदर्शन सेतु को लेकर, कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज, जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, इसके लिए उद्घाटन किया गया है। जो ओखा मुख्य भूमि और गुजरात में बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाला एक द्वीप एक सुदर्शन सेतु होगा, जो भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल होगा। ठीक है, इसकी विशेषताएं में ये है कि इसमें सोलर पैनल भी बनाए जा रहे हैं और 1 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। जो अटल सेतु पुल है वो भारत का सबसे लंबा पुल है, साथ ही साथ ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है? केबल आधारित पुल की। यहाँ आप देख सकते हैं ये है ओखा पोर्ट और ये किसको जोड़ रहा है? बैट द्वारका के जो द्वीप है उसको जोड़ने का काम कर रहा है। अगला टॉपिक है ग्रे जोन युद्ध को लेकर। तो आपसे पूछ सकता है कि ग्रे जोन युद्ध क्या होता है? ये हाल ही में रायसीना संवाद जो हुआ था 2024 में, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय था। तो जो ग्रे जोन युद्ध होता है वो एक ऐसा संघर्ष होता है जिसमें पारंपरिक युद्ध सीमा से नीचे के तहत होता है, जिसके तहत युद्ध में अस्पष्टता, अस्वीकार्यता और दबाव के माध्यम से रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना शामिल होता है। ठीक है, इसमें विरोधी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल नहीं होता, बल्कि शामिल हुए बिना साइबर हमले, आर्थिक जबरदस्ती और छद्म संघर्ष जैसी रणनीतियों के माध्यम से क्या करता है? युद्ध जैसी स्थितियां क्रिएट करता है, जिसके कारण शांति और संघर्ष के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता जैसी बड़ी चुनौतियां उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन था अट्टुकल पोंगल को लेकर। तो अट्टुकल पोंगल क्या है? अट्टुकल पोंगल केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित अट्टुकल भगवती मंदिर के मलयालम त्यौहार है, जो 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस मंदिर में केरल स्थापत्य शैली और तमिल स्थापत्य शैली का छोटा सा प्रदर्शन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है और भारत के विभिन्न स्थानों से यहाँ पे अनुष्ठानिक प्रसाद समर्पित करने के लिए भक्तगण एकत्रित भी होते हैं। इसे महिलाओं के सबरीमाला के रूप में भी जाना जाता है और महिलाओं ने एक ही दिन में सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रम के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड में भी जगह बनाई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अनुष्ठान है वो कौन कर सकती है? वो केवल महिलाएं कर सकती है। इसी प्रकार 24 फरवरी 2024 को रविदास जयंती मनाई गई, संत रविदास जयंती। जो संत रविदास थे उनका जन्म 1377 ईस्वी में सीर गोवर्धनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक संत, दार्शनिक, कवि व समाज सुधारक थे। रैदास, रोहिदास और रोहिदास के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है,
जो गुरु रविदास थे उन्होंने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और ईश्वर के प्रति समर्पण और आध्यात्मिक समानता की बात इन्होंने की थी। इसी क्रम में जो अगली न्यूज़ है वो है परहयाले ओडियन को लेकर। तो आपसे यदि क्वेश्चन बनेगा तो सिंपल बनेगा कि हाल ही में चर्चित परहयाले ओडियन क्या है। तो ओडिशा के बहरमपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा चिल्का झील में एक समुद्री एम्फीपोड की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो ये क्या है, एक प्रकार का समुद्री एम्फीपोड है। ये इसकी यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है, जो एम्फीपोड है वो क्या होता है, एम्फीपोड क्रस्टेशियाई मेलाकोस्ट्रेकन क्रस्टेशियाई मेलाकोस्ट्रेकन एक विविध समूह है, जिसका अर्थ है कि उनमें केकड़ों, लॉबस्टर और श्रिम्प के समान कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो व्हेल होती है और या डॉल्फिन होती है ये उनके शरीर में चिपके रहते हैं। ठीक है, ये उसी को एम्फीपोड कहा जाता है। आगे, ये जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में संकेतक के रूप में भी कार्य करते हैं। अब आपसे यदि 3 शब्द पूछे कि एक यदि पूछे कि हाल ही चर्चा में रहा तालोर चेस्टिया ब्यूनिसिंस और क्वाड्रीविसियो चिलिकेंसिस या फिर डेमोर चेस्टिया एलानसिस क्या है, तो आप इनको बताएंगे कि क्या ये समुद्री एम्फीपोड है। यदि इनका पेपर में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट मुझे नाम से पूछेंगे कि क्या है, तो आपको बताना है कि समुद्री एम्फीपोड्स होते हैं। अब चूंकि चिल्का झील में, तो चिल्का झील को भी एक बार देख लेते हैं। चिल्का झील जो है वो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी का लेगून है, साथ ही साथ विश्व का सबसे बड़ा सेकेंड नंबर का तटीय लेगून क्षेत्र है। ये कहाँ पर है, तो ये भारत का जो पूर्वी तट है यहाँ पर पाया जाता है चिल्का झील। और यहाँ पर जो नदी आती है वो उसका नाम क्या है, दया नदी के मुहाने पर स्थित है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर स्थित है चिल्का झील, तो दया नदी आपको ध्यान रखना है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और 1981 में जो रामसर अभिसमय है उसी के तहत इसको समृद्ध जैव विविधता स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। फिर यूपीएससी में क्या हुआ था कि एक बार आहार श्रृंखला के संबंध में क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें ऑप्शन थे डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यही एक क्रम होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो वर्ग आता है वो कौन सा आता है, वो आता है डायटम। फिर उसके बाद कौन सा आता है, वो आता है क्रस्टेशियाई। ठीक है, क्रस्टेशियाई के बाद कौन सा क्रम आता है, वो आता है हेरिंग। तो ये क्रम है, इसको ही आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगली न्यूज़ थी कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। ठीक है, तो वीर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक के भागुर गांव में हुआ था। उनके द्वारा सबसे पहले अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की गई थी और वे 1937 से लगभग 43 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो आपको उनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखना है। साथ ही साथ इनकी एक और पुस्तक कौन सी है, हिंदुत्व हिंदू कौन है। तो आपको 2 बुक ध्यान रखना है, एक है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और एक है हिंदुत्व हिंदू कौन है। उनको मॉडल मिंटो सुधार के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, तो इनको जेल जाना पड़ा था। और 1910 में इंडिया हाउस के साथ उनके संबंध के कारण भी उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। इसी क्रम में एक अभ्यास धर्म गार्जियन 2024 चर्चा में था, जो भारत और जापान के बीच होने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी सैन्य अभ्यास होते हैं वो संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 7 के तहत होते हैं। ठीक है, यह आत्मनिर्भर भारत की पहल को भी और बढ़ावा देगा। साथ ही साथ जापान के साथ होने वाले धर्म गार्जियन के अलावा एक होता है जिमैक्स, जिसको हम देख चुके हैं पहले भी, एक होता है मालाबार, इसको भी हम पहले देख चुके हैं, और वीर गार्जियन जो अभी देख चुके हैं, और एक होता है शिन्यू मैत्री। इसी प्रकार जो एक और न्यूज़ चर्चा में रहती है वो थी कालाजार को लेकर। भारत ने कालाजार को खत्म करने की महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है और पिछले वर्षों की तुलना में 2023 में प्रति 10,000 जनसंख्या पर उसका एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भारत में अभी तक कालाजार का उन्मूलन नहीं हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होता है उसके द्वारा भारत में उप जिला यानी ब्लॉक स्तर पर प्रति 10,000 लोगों पर एक से कम मामलों के कारण कालाजार के उन्मूलन को परिभाषित किया गया है। लक्ष्य प्राप्त करने के बाद कालाजार उन्मूलन प्रमाणन के लिए इस जो व्यवस्था है कि 1% से कम जो मामले मिल रहे हैं इसको लगातार 3 वर्षों तक होना चाहिए। ठीक है, 2023 में भारत का पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश, वह सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कालाजार उन्मूलन करने के लिए WHO के द्वारा मान्यता प्राप्त पहला देश है। तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पीटी में पूछा जा सकता है कि कालाजार का उन्मूलन करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त पहला देश कौन सा है, तो आपको बताना है वो देश का नाम है बांग्लादेश। अभी यदि कालाजार की बात की जाए तो कालाजार जो होता है उसे ब्लैक फीवर भी कहा जाता है, जो कि घातक बीमारी है, जो जीनस लिशमेनिया के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। तो ये भी एक परजीवी रोग एक प्रकार का, जो कि लिशमेनिया परजीवी से संक्रमित मादा सेंट फ्लाई के काटने से फैलता है।
ठीक है। तो आपको सेंट फ्लाई मादा का नाम ध्यान रखना है। इससे होने वाला रोग का नाम क्या है? कालाजार। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए वो है उत्तर प्रदेश में भारत का पहला आयुध मिसाइल विनिर्माण परिसर। तो अडानी समूह के द्वारा क्या किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में 500 एकड़ में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े आयुध, गोला बारूद और मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया जा रहा है। तो यूपीपीसीएस के जो भी छात्र हैं वो इसके लिए 4 स्टार यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 500 एकड़ में विस्तारित दक्षिण एशिया के सबसे बड़े आयुध और मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया गया, जो कि भारत का पहला आयुध मिसाइल विनिर्माण परिसर होगा। साथ ही साथ इस परिसर में सबसे एकीकृत गोला बारूद विनिर्माण परिसर होगा, जो सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस के लिए उच्च गुणवत्ता से युक्त लघु, मध्यम और उच्च क्षमता के गोला बारूद को उत्पादन करेगा। अगली जो चर्चा थी वो ब्लेनेट्स को लेकर थी कि ब्लेनेट्स क्या है। तो ब्लेनेट्स के बारे में यदि आप जानकारी जानना चाहते हैं तो इंटरस्टेलर क्रिस्टोफर नोलन की वर्ष 2014 की विज्ञान कथा कृति ब्लैक होल की परिक्रमा करने वाले 3 मनोरम ग्रहों को प्रस्तुत करती है, जिसमें ब्लेनेट्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो जापान के वैज्ञानिकों ने 2019 में एक सिद्धांत दिया था कि ग्रह अपने आसपास के क्षेत्र में देखे गए विशाल धूल और गैस के बादलों से अति विशाल ब्लैक होल के समीप निर्मित हो सकते हैं। इन्हें ब्लेनेट्स कहा जाता है। इनके पृथ्वी से सदृश्य होने का अनुमान अभी तक तो प्राप्त नहीं है। ठीक है। ब्लेनेट्स पृथ्वी से जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसका आकार जो होता है वो लगभग 3000 गुना के आसपास होता है। अब यदि हम ब्लैक होल का एक बार अध्ययन करना चाहें, क्योंकि ये भी बहुत न्यूज़ में रहता है, तो हो सकता है आपके पेपर में पूछ लें। तो ब्लैक होल अत्यधिक उच्च गुरुत्वाकर्षण आकर्षित करने वाला एक अंतरिक्ष स्थान है, जहाँ प्रकाश भी इससे बाहर नहीं आ सकता। मतलब गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इतनी ज़्यादा तेज होती है कि प्रकाश भी वहाँ से परावर्तित होकर वापस बाहर नहीं निकल सकता। सशक्त गुरुत्वाकर्षण पदार्थ को एक छोटे से स्थान में इकट्ठा कर देता है, जिसके कारण ये घटना देखी जाती है। जो ब्लैक होल शब्द है वो 1960 के दशक में मध्य अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर के द्वारा दिया गया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है सिंपल सा कि ब्लैक होल शब्द को 1960 में किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर के द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ 2019 में इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की सबसे पहली छवि ली थी। ये इस टाइप का यहाँ पे आप ब्लैक होल देख सकते हैं। ठीक है। ये ब्लैक होल होता है। अब इसमें ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक होता है सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी क्या होता है? जो सिंगुलरिटी होता है इसका घनत्व अनंत होता है, पहला। दूसरा, जो भी ब्लैक होल के इसमें आते हैं कोलैप्स्ड होके, वो इसी में आ जाते हैं। और ऑल द मैटर एंड एनर्जी दैट फॉल इनटू ब्लैक होल एंड्स अप हेयर। मतलब जो भी ऊर्जा या जो भी कुछ आता है वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है। दूसरा यहाँ पे होता है इवेंट हॉरिजन। जो इवेंट हॉरिजन आप ये देख सकते हैं कि जो सिंगुलरिटी के आसपास का जो रेडियस होता है, ठीक है, उसकी परिधि होती है। तो ये क्षेत्र क्या होता है कि यहाँ पर कोई सा भी मैटर या फिर कोई भी एनर्जी जो यहाँ पर आती है वो ब्लैक होल की ग्रेविटी के कारण अंदर चले जाएगी। उसका बाहर आना मुश्किल होता है, नामुमकिन है। उसको बोलते हैं इवेंट हॉरिजन। तो इवेंट हॉरिजन जो है वो सिंगुलरिटी के आसपास की क्या है? परिधि के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पे एक जो एरिया होता है वो होता है फोटोन स्फीयर। फोटोन स्फीयर क्या होता है? जो फोटोन जो होता है, जो प्रकाश होता है, वो सामान्यतः जो होता है एक सीधी रेखा में यात्रा करता है। लेकिन ब्लैक होल के पास ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो क्या करता है, इसको बेंड कर देता है। तो इसी को बोलते हैं फोटोन स्फीयर। अगला जो टॉपिक न्यूज़ में था वो था होमोसेप एटम। तो होमोसेप एटम क्या है? सोलिनोस नामक स्टार्टअप के द्वारा होमोसेप एटम का हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई रोबोट बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में चर्चा में रहा होमोसेप एटम क्या है। तो सोलिनोस नामक स्टार्टअप कंपनी के द्वारा भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई के लिए किया गया एक रोबोट है, जो देश में स्वच्छता प्रयासों में क्रांति ला रहा है तथा मैनुअल स्क्वेंजिंग को व्यापक रूप से रोबोटिक समाधान के रूप में बदलने के लिए आगे बढ़ रहा है। ठीक है। तो साथ ही साथ जो आपका डिपार्टमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी है, उनके बिजनेस इंक्यूबेटर को सफल उद्योगों में नवीन स्टार्टअप का समर्थन करता है और एक प्रकार की निधि और उनको प्रोवाइड भी करवाता है। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि होमोसेप एटम हाल ही में चर्चा रहा क्या है। तो सेप्टिक टैंक और मैनहोल की सफाई के लिए एक प्रकार का रोबोट है। इसी प्रकार हाल ही में हंगरी के द्वारा स्वीडन को नाटो की सदस्यता का अनुसमर्थन देने के लिए उसकी संसद ने अपना बिल पास किया है, जो इसका 32वां देश बन गया है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है। नाटो एक महत्वपूर्ण ट्रांस अटलांटिक सैन्य संगठन है, राजनीतिक संगठन है, जो देश में गठबंधन में शामिल सदस्य देशों के लिए सामूहिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नाटो का गठबंधन जो है वो यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल, भूमध्य सागरीय वार्ता के रूप में, इस्तांबुल सहयोग के रूप में भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बहुत बार आपने नाटो प्लस के बारे में भी सुना होगा। तो इसमें 5 संधि देश आते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलिया, एक है न्यूजीलैंड, जापान, इसराइल और दक्षिण कोरिया। ये नाटो के अलावा 5 मेंबर है। कौन कौन से हैं? एक है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक है न्यूजीलैंड, एक है जापान, एक है साउथ कोरिया और एक आ जाएगा इसराइल। तो इस प्रकार आप मैप में इसको लोकेट भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक है लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लेके। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपने हाल ही में चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनी या बार्ड वगैरह जो सुना होगा, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है, तो इसको आपको देख लेना चाहिए। उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में लार्ज लैंग्वेज मॉडल के उद्भव ने कंप्यूटर के मनुष्यों के साथ इंटरेक्शन, उनकी भाषा समझने और भाषा को संशोधित करने की पद्धति में क्रांति ला दी है। आभासी संवाद को उत्पन्न करने से लेकर रचनात्मक कार्यों तक जो एलएलएम है वो काफ़ी ज़्यादा योगदान देने लगा। अब यदि पूछा जाए कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता क्या है, तो एलएलएम सामान्य प्रयोजन भाषा मॉडल है जो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, प्रश्नोत्तर, टेक्स्ट जनरेशन जैसी सामान्य भाषा समस्याओं को हल करने में क्या होता है, सक्षम होता है। मतलब वो टेक्स्ट का क्लासिफिकेशन कर सकता है कि कौन से टेक्स्ट किस विषय के बारे में है। ये मतलब किसी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भाषा है या पॉलिटी की भाषा है, या इंटरनेशनल रिलेशन की भाषा है, तो वो क्लासिफिकेशन कर सकता है। वो उनको प्रश्न उत्तर दे सकता है। यदि आपने कोई प्रश्न पूछा तो उसको उत्तर दे सकता है। वो टेक्स्ट का जनरेट कर सकता है। जैसे आपने बोला कि मुझे चुटकुला सुनना है, तो आपको चुटकुला क्रिएट करके दे सकता है। तो वही एक सामान्य प्रयोजन भाषा मॉडल है। ठीक है, इसके प्रकार में एक होता है आर्किटेक्चर पर आधारित। जो आर्किटेक्चर पर आधारित होता है वो क्या करता है, आगामी शब्द का प्रेडिक्शन करता है, जैसे आपका GPT-3। ठीक है, एक होता है ट्रांसफॉर्मर आधारित मॉडल। ये क्या करता है, एक प्रकार का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। जो आपकी चीज़ जो बोली आपने उसको क्या करेगा, भाषा को प्रसंस्कृत करेगा और आपके सामने क्या करेगा, उसका डिकोड करेगा। जैसे जेमिनी जो हो गया, ठीक है, जिसे पहले बार्ड के रूप में जाना जाता था, तो वो आपका ट्रांसफॉर्मर के रूप में कार्य करता है। ट्रेनिंग डेटा पर आधारित है। ठीक है, मतलब पूर्व प्रशिक्षित या फाइन ट्यून के लिए भी मॉडल के रूप में कार्य करता है। मल्टी लैंग्वेज मॉडल है, डोमेन विशिष्ट मॉडल के रूप में भी ये कार्य करता है। अब इसके आकार और उपलब्धता के आधार पर क्या है, ये ओपन सोर्स एलएलएम के उदाहरणों में एक आ जाएगा ब्लूम, गूगल वर्ड और फाल्कन। फिर ओपन एआई आपने सुना होगा, जीपीटी, ये क्लोज सोर्स है। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कौन सा ओपन सोर्स लैंग्वेज मॉडल है और कौन सा क्लोज सोर्स लैंग्वेज मॉडल है। तो जो ओपन सोर्स है उसके उदाहरणों में आप 3 नाम ध्यान रखिए, एक है ब्लूम, एक है गूगल बर्ड, एक है फाल्कन 180B। और वहीं यदि आप क्लोज सोर्स की बात करना चाहते हैं तो क्लोज सोर्स में आता है ओपन एआई का GPT-3.5, जिसका उपयोग आप बहुत ज़्यादा करते होंगे, और एक है गूगल का जेमिनी। इसी प्रकार लार्ज लैंग्वेज मॉडल की तरह एक होता है लार्ज एक्शन मॉडल। लार्ज एक्शन मॉडल एक प्रकार का विशिष्ट एआई मॉडल है जो कार्य और क्रियाओं के अनुक्रम को निष्पादित करता है। ये मानव के विचार को समझता है और समझने के कार्य की कार्रवाई में चरणों में परिवर्तित भी करता है। मतलब जैसे आपने कोई टेक्स्ट या छवि दिया, तो ये क्या करेगा, उसको इनपुट के आधार पर जैसा आपने मांग की वैसा उसको डिज़ाइन करने का भी काम करता है। ये आपके वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में, रोबोटिक सिस्टम के रूप में और स्वचालित ग्राहक सेवा के रूप में भी कार्य करता है। जो एलएम होता है वो, जिसका उदाहरण क्या है, रेविट R1 जो है, इसको भी हमने करंट में देख चुके हैं, ये इसका एक उदाहरण है। इन मॉडल को डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, और भाषा जानकारी और क्रियान्वयन डेटा दोनों इसमें शामिल होते हैं। इसी क्रम में एक और पोर्टल स्वयं प्लस पोर्टल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। तो स्वयं प्लस पोर्टल जो है वो केंद्रीय उद्यमिता मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाएगा जो शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम प्रदाता जो होते हैं वो, जो इंडस्ट्री होगी या शिक्षा जगत होगा, उन सबके भागीदारों को एक क्षेत्र में लाकर काम करेगा, जो उच्च शीर्ष उद्योग और शैक्षणिक भागीदारों से उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाण पत्र को टेक्स्ट करवाएगा। साथ ही साथ जैसे आपके जो रोजगार है उनके नए मार्गों को खोलने के रूप में भी कार्य करेगा। तो स्वयं प्लस पोर्टल आपका इस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो, सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो आप हमको कमेंट करके प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहें। साथ ही साथ यदि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी सीरीज़ है। आप यदि यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी सीरीज़ है। यदि आप बीपीएससी के दृष्टि आईएएस के टेस्ट को अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी है। साथ ही साथ यूपीपीएससी के लिए भी है, हमने जो दृष्टि आईएएस के टेस्ट है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।